नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। आपको बता दें, साल का ये पहला महीना और पहले महीने का आखिरी रविवार है और जाहिर सी बात है आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और आज 118वां ये प्रसारण शुरू हो रहा है। पीएम मोदी की 2025 की पहली मन की बात ये होगी और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अपने विचार जो हैं वो देशवासियों के सामने साझा करेंगे और इसकी ललक, इसकी भनक ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर भी गूंजती है, क्योंकि भारत इस वक्त सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। सीधे सुनिए सर। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। आज मन की बात में मेरा प्रयास है कि आपको कुछ महान नेताओं की ओरिजिनल आवाज सुनाऊं। साथियों, जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका ये संबोधन इंग्लिश में है, मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूं। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. साथियों, बाबा साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान सभा एक साथ एक मत हो और मिलकर सर्वहित के लिए काम करे। मैं आपको संविधान सभा की एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। ये ऑडियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो हमारी संविधान सभा के प्रमुख थे। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा
वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। अब मैं आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज सुनाता हूं। उन्होंने अवसरों की समानता का विषय उठाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land with respect of race, caste, creed or community. Everyone to have an equal opportunity so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common motherland of the earth. साथियों, मुझे उम्मीद है आपको भी संविधान सभा की डिबेट से ये ओरिजिनल ऑडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। हम देशवासी को इन विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना है जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को भी गर्व हो। साथियों, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही है।
एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुंभकोणम से तिरुक्कड़ियूर, कुड़वासल से तिरुचेरै अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है। और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। साथियों, कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का भी विहंगम आयोजन हुआ है। संक्रांति के पावन अवसर पर इस मेले में पूरी दुनिया से आए लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला हमारे ये पर्व हमारे सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व है। ये पर्व भारत के लोगों को भारत की परंपराओं से जोड़ते हैं और जैसे हमारे शास्त्रों ने संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पर बल दिया है, वैसे ही हमारे पर्वों और परंपराएं भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर पक्ष को भी सशक्त करते हैं। साथियों, इस महीने हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये सफलता हमारे निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और इनोवेशन का प्रतीक है। मैं इस उपलब्धि के लिए पिक्सेल की टीम, इसरो और इन स्पेस को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में
दो स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। साथियों, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीज को चुना। 30 दिसंबर को भेजे गए ये बीज अंतरिक्ष में ही अंकुरित हुए। ये एक बेहद प्रेरणादायक प्रयोग है जो भविष्य में स्पेस में सब्जियां उगाने का रास्ता खोलेगा। ये दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक कितनी दूर की सोच के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक और प्रेरणादायक पहल के बारे में बताना चाहता हूं। आईआईटी मद्रास का एक्सटेम केंद्र अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। ये केंद्र अंतरिक्ष में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, मेटल फॉर्म्स और ऑप्टिकल फाइबर जैसे तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है। ये सेंटर बिना पानी के कंक्रीट निर्माण जैसी क्रांतिकारी विधियों को भी विकसित कर रहा है। एक्सटेम की ये रिसर्च भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के स्पेस स्टेशन को मजबूती देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने विजनरी हैं। हमारा देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं भारत के वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स और युवा उद्यमियों को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार इंसानों और जानवरों के बीच गजब की दोस्ती की तस्वीरें देखी होगी। आपने जानवरों की वफादारी की कहानियां सुनी होगी। जानवर पालतू हो या जंगल में रहने वाले पशु, इंसानों से उनका नाता कई बार हैरान कर देता है। जानवर भले बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भांप लेते हैं। जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं, उसे निभाते भी हैं। मैं आपसे असम का एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। असम में एक जगह है नौगांव। नौगांव हमारे देश की महान विभूति श्रीमद शंकर देव जी का जन्मस्थान भी है। यह जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ हाथियों का भी एक बड़ा ठिकाना है। इस क्षेत्र में कई घटनाएं देखी जा रही थी जहां हाथियों के झुंड फसलों को बर्बाद कर देते थे। किसान परेशान रहते थे, जिससे आसपास के करीब 100 गांवों के लोग बहुत परेशान थे। लेकिन गांव वाले हाथियों की भी मजबूरी समझते थे। उन्हें पता था कि हाथी भूख मिटाने के लिए खेतों का रुख कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों ने इसका समाधान निकालने की सोची। गांव वालों की एक टीम बनी जिसका नाम था हाथी बंधु। हाथी बंधुओं ने सूझबूझ दिखाते हुए करीब 800 बीघा बंजर भूमि पर एक अनूठी कोशिश की। यहाँ गांव वालों ने आपस में मिलजुल कर नेपियर ग्रास लगाई। इस घास को हाथी बहुत पसंद करते हैं। इसका असर ये हुआ कि हाथियों ने खेतों की ओर जाना कम कर दिया। यह हजारों गांव वालों के लिए बहुत राहत की बात है। उनका ये प्रयास हाथियों को भी खूब भाया है। साथियों, हमारी संस्कृति और विरासत हमें आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है
कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस व्यक्ति में अपने आइडिया को लेकर जुनून होता है वही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। किसी आइडिया को सफल बनाने के लिए हमारा पैशन और डेडिकेशन सबसे जरूरी होता है। पूरी लगन और उत्साह से ही इनोवेशन, क्रिएटिविटी और सफलता का रास्ता अवश्य निकलता है। कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ मैंने देश के कोने कोने से आए युवा साथियों के साथ अपना पूरा दिन बिताया। युवाओं ने स्टार्टअप्स, कल्चर, विमेन, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स को लेकर अपने आइडियाज शेयर किए। यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत यादगार रहा। साथियों, कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है। नागालैंड जैसे राज्य में पिछले साल स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स ऐसे सेक्टर हैं जिनसे जुड़े स्टार्टअप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे युवा साथी भी तो कन्वेंशनल से आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें सफलता भी मिल रही है। साथियों, 10 साल पहले जब कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में जाने की बात करता था तो उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे। कोई ये पूछता था कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है, तो कोई कहता था कि इसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब देखिए, 1 दशक में कितना बड़ा बदलाव आ गया। आप भी भारत में बन रहे नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके सपनों को भी नई उड़ान मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नेक नियत से निस्वार्थ भावना के साथ किए गए कामों की चर्चा दूर सुदूर पहुंच ही जाती है। और हमारा मन की बात तो इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे इतने विशाल देश में दूर दराज भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है, कर्तव्य भावना को सर्वोपरि रखता है, तो उसके प्रयासों को सामने लाने का ये बेहतरीन मंच है। अरुणाचल प्रदेश में दीपक नाबाम जी ने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। दीपक जी यहाँ लिविंग होम चलाते हैं, जहाँ मानसिक रूप से बीमार, शरीर से असमर्थ लोगों और बुजुर्गों की सेवा की जाती है। यहाँ पर ड्रग्स की लत के शिकार लोगों की देखभाल की जाती है। दीपक नाबाम जी ने बिना किसी सहायता के समाज के वंचित लोगों, हिंसा पीड़ित परिवारों और बेघर लोगों को सहारा देने का अभियान शुरू किया। आज उनकी सेवा ने एक संस्था का रूप ले लिया है। उनकी संस्था को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर
नर्स के रूप में काम करने वाली के हिडुम्बी जी, उनका काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो 18 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसी करुणा और स्नेह के साथ लोगों की सेवा में जुटी हैं जैसे वो पहले करती थी। लक्षद्वीप के ही केजी मोहम्मद जी के प्रयास ये भी अद्भुत है। उनकी मेहनत से मिनिकॉय द्वीप का मरीन इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई गीत लिखे हैं। उन्हें लक्षद्वीप साहित्य कला अकादमी की तरफ से बेस्ट फोक सॉन्ग अवार्ड भी मिल चुका है। केजी मोहम्मद रिटायरमेंट के बाद वहां के म्यूजियम के साथ जुड़कर भी काम कर रहे हैं। साथियों, एक और बड़ी अच्छी खबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी है। निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको जीआई टैग के बाद एक और नई पहल। इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है भविष्य में निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल दुनिया भर में धूम मचाने वाला है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अंडमान और निकोबार के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, पल भर के लिए आप एक दृश्य कल्पना कीजिए। कोलकाता में जनवरी का समय है, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है और इधर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। इसकी वजह से शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। कोलकाता के बीचों बीच एक घर के आसपास पुलिस की मौजूदगी ज्यादा चौकस है। इसी बीच लंबा ब्राउन कोट, पैंट और काली टोपी पहने हुए एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक बंगले से कार लेकर बाहर निकलता है। मजबूत सुरक्षा वाली कई चौकियों को पार करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन गोमो पहुंच जाता है। ये स्टेशन अब झारखंड में है। यहां से एक ट्रेन पकड़कर वो आगे के लिए निकलता है। इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए वो यूरोप जा पहुंचता है और यह सब अंग्रेजी हुकूमत के अवैध किलेबंदी के बावजूद होता है। साथियों, ये कहानी आपको फिल्मी सीन जैसी लगती होगी। आपको लग रहा होगा इतनी हिम्मत दिखाने वाला व्यक्ति आखिर किस मिट्टी का बना होगा। दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश की महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 23 जनवरी यानी उनकी जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। कुछ साल पहले मैं उनके उसी घर में गया था जहां से वे अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। उनकी वो कार अभी वहां मौजूद है। वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही विशेष रहा। सुभाष बाबू एक विजनरी थे। साहस तो उनके स्वभाव में रचा बसा था। इतना ही नहीं, वे बहुत कुशल प्रशासक भी थे। महज 27 साल की उम्र में वो कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और उसके बाद उन्होंने मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली। एक प्रशासक के रूप में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए दूध का इंतजाम और स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। नेताजी सुभाष का रेडियो के साथ भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी
जिस पर उन्हें सुनने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। उनके संबोधनों से विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई को एक नई ताकत मिलती थी। आजाद हिंद रेडियो पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू में न्यूज बुलेटिन का प्रसारण होता था। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। देश भर के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। साथियों, मन की बात का ये कार्यक्रम हर बार मुझे राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों से, आप सबकी सामूहिक इच्छा शक्ति से जोड़ता है। हर महीने मुझे बड़ी संख्या में आपके सुझाव, आपके विचार मिलते हैं और हर बार इन विचारों को देखकर विकसित भारत के संकल्प पर मेरा विश्वास और बढ़ता है। आप सब इसी तरह अपने अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते रहें। इस बार की मन की बात में फिलहाल इतना ही। अगले महीने फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात आप सुन रहे थे। 2025 का ये पहला मन की बात कार्यक्रम रहा, लेकिन इस महीने का आखिरी रविवार अभी गणतंत्र दिवस को है। उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाना है। इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का प्रसारण ये कर दिया है। और क्योंकि बराबर जिस दिन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस होगा उस दिन आखिरी रविवार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मन की बात शुरुआत जो है वो गणतंत्र दिवस से ही शुरू किया, संविधान से शुरू किया। और उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है। 1950 में आज ही के 26 जनवरी के दिन ही जो संविधान है वो लागू किया गया था। तो इस वजह से ये दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन को बेहद खास तरीके से मनाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कही कि संविधान को बनाने के लिए, संविधान को शेप करने के लिए, संविधान को लोगों के समक्ष रखने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा था वो B.R. अम्बेडकर का रहा था। आपको लिए चलते हैं खटीमा, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त खटीमा से लाइव हैं क्योंकि नगर निगम के चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने जा रहे हैं। उससे पहले खुद मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाले हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के हित में उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उन्हीं के क्षेत्रों में जाकर उनके समर्थन में लोगों से जन समर्थन जुटाने की अपील पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। और धामी इस पूरे प्रचार प्रसार की लीड कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार इस राज्य के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर नगर निगम के में भी हमारे मेयर्स होंगे, हमारे चेयरमैन होंगे या हमारी ही सरकार होगी तो सोने पे सुहागा होगा। तो फिलहाल खटीमा से सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ और भी कई सारे चेहरे शामिल हैं। वहां के प्रत्याशी भी हैं जिनके समर्थन में ये वोट जुटाने की अपील की जा रही है। हुजूम लगा हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो हाथों में लहराकर ये बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के अंदर जो निकाय चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हर जगह निकाय चुनाव का बहुत बड़ा रोल होता है ग्रास रूट लेवल पर, यानी 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए, चाहे वो पंचायती राज हो या फिर शहरों के अंदर ULBs हों या फिर नगर निगम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्राउंड लेवल पर शहरों के अंदर छोटी मोटी चीज़ों को सही करना, ठीक करना, विकास को बढ़ावा देना, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। आपके क्षेत्र में भी ये सब होता होगा, चाहे फिर छोटी गली का काम हो, किसी ड्रेन का काम हो, छोटे मोटे अस्पतालों का, PHCs का काम हो, क्लिनिक्स का काम हो या फिर स्कूलों का काम हो।
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस क्षेत्र अधिकार में हैं, जहां पर नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दृष्टिकोण से इस वक्त पुष्कर सिंह धामी अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन में उनके समक्ष जाकर रोड शो कर रहे हैं, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास बात यह है कि लोग भी इन रैलीज में जमकर उमड़ रहे हैं। तो आप पुष्कर सिंह धामी की ये रोड शो खटीमा से देख रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहां पर, जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है। पूरा वीडियो आप यहां पर देखकर आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था। सीएम की गाड़ी, जो यहां के आरोपी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। ये पूरा वीडियो आप देखिए। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, वो तीनों लड़के भी पुलिस को अपनी कंप्लेंट देंगे। पुलिस कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे कि जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं और उल्टा ये नैरेटिव बनाते हैं कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ। पहले मैं चाहता हूं आप ये एक बार वीडियो को देख लें। एक महीने से कहीं पर भी बाहर नहीं निकले हैं। आज जो व्यक्ति दिल्ली में 11 साल मुख्यमंत्री रहा है, आज केवल 1,09,000 की वोटर की ये विधानसभा में आज उस व्यक्ति को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। और वहां पे उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो रिस्पांस मिल रहा है
उससे वो एकदम से बौखला गए हैं। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी रखने से और खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं, क्योंकि जब यहां की सड़कों के ऊपर में नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। अगर आप उनके कैंपेन को कवर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज अगर गाड़ी, हम तो देखते हैं कि कोई गाड़ी किसी के ऊपर में चढ़ जाती है तो स्थानीय लोग वो गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो जो स्थानीय गुस्सा था वहां की जनता का, उसके बाद में ये कहना परवेश वर्मा के गुंडे हैं। मैं तो सारी मीडिया के सामने बैठकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस समय ये सारी घटना हुई, और ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थान। दिल्ली से प्रवेश वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था और उसी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि ये चुनावी कनेक्शन है। बड़ी खबर, एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज, और ये बड़ी जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह विजयवाड़ा में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्योंकि एनडीआरएफ का बड़ा कार्यक्रम, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज खुद गृह अमित शाह द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर का आज वो उद्घाटन करेंगे। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज है, और ये वही एनडीआरएफ एसडीआरएफ जब कोई आपदा होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो वहां पर ये टीमें, तो गृह मंत्री अमित शाह विजयवाड़ा में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न वहां पर जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आभा में उपस्थित एनआईडीएम साउथ कैंपस का प्रांगण दैदीप्यमान हो उठा है। ये तस्वीरें सीधी आपके सामने, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी हैं। विजयवाड़ा में इस वक्त वहां पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। मुख्य भी उनके साथ में वहां पर मौजूद रहेंगे, और ये एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है, इसके चलते ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विभिन्न परियोजनाओं का आज लोकार्पण भी करेंगे और कई सौगातें भी देंगे। एनडीआरएफ को आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए कैसे सशक्त करना है, कैसे और मजबूत बनाना है, उनकी पॉलिसीज को कैसे मजबूत बनाना है, उनकी टीम को कैसे मजबूत बनाना है, ये तमाम चीजें होंगी। और बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास, उद्घाटन, ये लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत ही इन परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।